लोक सेवा आयोग की प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से मेरा चयन हुआ था और उसके बाद से अभी तक मैं गवर्नमेंट सर्विस में काम कर रहा हूँ। आज के इस अवसर पर ऐसे आयोजन के लिए मैं सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि यही कुछ अवसर होते हैं जब हम अपनी बातें दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, जो अपनी अपनी क्षमताओं में हम अपने साथियों का, अपने समाज के लोगों का कुछ अगर उनकी उन्नति में कुछ सहयोग कर सकें तो यही वो अवसर होता है। मूल रूप से मैं यहाँ पर जो बताना चाहता हूँ, यहाँ पर मुझे यंग जनरेशन जो कि अपने भविष्य को बनाने की दिशा में भी चल रही है, उसके सदस्य कम दिख रहे हैं और पेरेंट्स ज़्यादा दिख रहे हैं। तो मैं जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं उनको सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि लोक सेवा आयोग जो कि बहुत प्रतिष्ठित सेवा मानी जाती है, इसमें चयन, आपके बच्चों का इसमें चयन कोई असंभव कार्य नहीं है। मैं भी एक सामान्य दर्जे का ही छात्र रहा अपने स्कूल और कॉलेज में। मेरे साथ में एक मेरा सौभाग्य ये रहा कि मुझे घर से सहयोग मिला, सही समय पे सही लोगों का साथ मिला, मार्गदर्शन मिला और इसी वजह से मेरा चयन हो पाया। तो सारे पेरेंट्स से मेरी यही अपेक्षा है कि अपने बच्चों को सपोर्ट करें और लोक सेवा आयोग के द्वारा जो परीक्षा निकाली है, ये ऐसी परीक्षा है जिससे समाज में न केवल हम अपने समाज में बल्कि पूरे के पूरे भारतीय समाज में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। और मेरा सिलेक्शन 1998 में हुआ था। उसके बाद से लेकर के अभी तक मैं इसी दिशा में पढ़ाने का भी कार्य करता हूँ और मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चे IAS भी बने हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में भी गए हैं, डिप्टी कलेक्टर और DSP ढेरों हैं। विगत 20 वर्षों से मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ और मुझे मालूम है कि सिलेक्शन के लिए क्या चाहिए। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अपने आप को सीमित मत करिए। आपका क्षेत्र केवल भिलाई नहीं है या आप जिस भी शहर में रह रहे हैं वही आपका क्षेत्र नहीं है, वही आपका भविष्य नहीं है। आपका भविष्य बहुत उज्ज्वल है, बहुत आगे तक आप जा सकते हैं। बस अपने ऊपर विश्वास करिए, पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर विश्वास करिए, उन्हें सपोर्ट करिए। असफलताएं आएंगी, गुस्सा आएगा, 2-3 साल 4 साल तक सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्या कर रहा है बेटा, पड़ोसी पूछेंगे आपसे, आपको जवाब देने में तकलीफ होगी कि मेरा बच्चा अभी तक कुछ नहीं कर रहा। लेकिन वो सारी तकलीफें आपकी वो दिन खत्म हो जाएगी जब आपका बच्चा ऐसे पद पर चयनित होगा जहाँ पर आप ये प्रसन्नता महसूस करेंगे कि लोग कहेंगे कि हाँ वो IAS अधिकारी के पिता जा रहे हैं, वो IAS अधिकारी की माता जा रहे हैं। एक IAS अधिकारी का कार्यक्षेत्र पूरा भारत हो सकता है। अगर आप इंडियन फॉरेन सर्विस में सेलेक्ट हो जाते हैं तो पूरा विश्व आपका कार्यक्षेत्र है। अपने आप को सीमित मत करिए। कोई जरूरत, हमारे समाज में एक बहुत अच्छा हमारे से पिछली पीढ़ी और उनकी पिछली पीढ़ी ने एक ही समझ ली थी, वो ये थी कि पढ़ाई जरूरी है। इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को और उनके बच्चों ने अपने बच्चे यानी हमें
शायद हमारे समाज से बहुत ही कम लोग आ पाए। यूपीएससी के माध्यम से आप आईएएस बनते हैं, आप इंडियन कस्टम सर्विसेज, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज, इंडियन फॉरेन सर्विसेज में जाते हैं। स्टेट पीएससी के माध्यम से आप डिप्टी कलेक्टर बनते हैं, डीएसपी बनते हैं, जिला महिला बाल विकास अधिकारी बनते हैं, फाइनेंस ऑफिसर बनते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसमें जो इनिशियल पेमेंट रहती है, क्योंकि पैसा बहुत महत्वपूर्ण है। शुरुआत जैसे ही आपका बेटा या बेटी सर्विस में लगती है तो उसका एनुअल पैकेज शुरुआत जो रहता है, जिस समय वो ज्वाइन करेगा पहले साल में उसका एनुअल पैकेज शुरू होता है 7 लाख से। मुझे नहीं लगता है कि किसी भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी में अगर आपने BE कंप्यूटर साइंस कर लिया है तो 3 या 4 लाख से ज़्यादा पर ईयर का पैकेज रहेगा। यहाँ पे शुरुआती पैकेज आपका 7 लाख का रहेगा। ये तो केवल तनख्वाह की बात है। इसके साथ ही साथ जो अधिकार आपको मिलता है उस अधिकार की कोई कीमत नहीं होती। ये एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप न केवल अपने इस समाज का भला कर सकते हैं बल्कि पूरे के पूरे भारतीय समाज का भला करने की शक्ति आपके पास में आती है। आप शायद गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हर डिसीजन में आपका दखल हो सकता है। नई नई योजनाएं हम देखते हैं, इतनी सारी सरकार बना रही है, इतनी सारी योजनाओं को तैयार करता कौन है? उसका क्राइटेरिया कि इस योजना का लाभ इस वर्ग के लोगों को या महिलाओं को या बच्चों को मिलेगा, इस वर्ष तक के बच्चों को मिलेगा या इस वर्ष तक की महिलाओं को मिलेगा या इस वर्ष के बाद की महिलाओं को मिलेगा। ये क्राइटेरिया कौन तैयार करता है? ये सारे हम प्रशासनिक अधिकारी तैयार करते हैं, जो आप तैयार करेंगे। तो मैंने अपने 20 साल या 22 साल की सेवा में ये देखा है कि इससे ज़्यादा अधिकार, इससे ज़्यादा समाज में अपना एक स्थान या इससे ज़्यादा प्रभाव वाला क्षेत्र और कोई दूसरा नहीं हो सकता। यहाँ पर आप किसी एक व्यक्ति से नहीं, पूरे के पूरे भारतीय समाज से जुड़ते हैं। आपके एक एक निर्णय का प्रभाव उन पर पड़ता है। तो अपनी भूमिका आप लोगों को कहना चाहूँगा, यंगस्टर जो बैठे हैं यहाँ, आप अपनी भूमिका उस लेवल की सोच करके रखिए। अपने स्पान को, अपने पंखों को फैलाइए और विश्वास मानिए, हमारे यहाँ के सारे पेरेंट्स जो हैं ये दिल खोल करके आपके साथ हैं। आप एक कदम आगे बढ़ाइए, 4 कदम पीछे। पीएससी में पोस्ट आती है, स्टेट पीएससी की बात बताता हूँ, 200 पद आते हैं। 200 पदों में डिप्टी कलेक्टर के पद रहते हैं 5, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग का रिजर्वेशन भी रहता है। ठीक है। और एग्जाम देने वाले लोग रहते हैं 2 लाख। आपका कंपटीशन का लेवल समझिए कि आपको कितने लोगों से कंपटीशन करना है। मैं पीएससी की तैयारी कर रहा हूँ या यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, ये बोलना बहुत सरल है, लेकिन वास्तव में उसकी तैयारी करना थोड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। असंभव बिल्कुल नहीं बोलूँगा मैं, असंभव कुछ नहीं होता। जो लोग सेलेक्ट हो रहे हैं वो लोग भी आपके समान हैं, उनमें और आप में कोई अंतर नहीं है। अंतर कहाँ आता है वो 2-3 पॉइंट में संक्षिप्त में कहना चाहूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि ऑलरेडी समय हो रहा है। सबसे पहला अपना लक्ष्य क्लियर करिए कि आपको पाना क्या है। टारगेट हमेशा डिसाइड करिए। दूसरी चीज, उस टारगेट के लिए डेडिकेशन होना बहुत जरूरी है आपके लिए। आप उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको मेहनत करना है। तीसरी चीज, पेशेंस, संयम रखना है, अपने ऊपर संयम रखना है। यदि आप ये 3 चीज कर लेते हैं तो आपको चयनित होने से कोई नहीं रोक सकता है। और पीएससी में चयन, मैं आपको बता दूं, ये कोई 3 महीने या 6
यही कुछ चीज़ें हैं। इन सारी चीज़ों के घर वालों के सपोर्ट, आपका डेडिकेशन, आपकी मेहनत, आपका पेशेंस, इन सारी चीज़ों के बारे में आखिरी में एक चीज़ की जरूरत पड़ेगी जिसके लिए हम लोग, और वो है गाइडेंस। एक चीज़ याद रखिएगा, पीएससी में क्या पढ़ना है ये भले आपको मालूम ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या नहीं पढ़ना है इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ज्ञान प्राप्त करते हैं पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ते हैं, जरूरत नहीं है। हर परीक्षा का एक लेवल होता है, उस लेवल तक ही हमें पढ़ाई करना है, उसके बाद और इन डेप्थ पढ़ाई करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप किसी विषय में पीएचडी नहीं कर रहे, आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या नहीं पढ़ना है ये जानकारी जरूर है, और इसके लिए आप लोगों को गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि कभी भी किसी भी समय किसी भी पेरेंट्स को यदि लगता है या किसी बच्चे को लगता है तो वो 24 घंटे में से किसी भी समय मुझे कॉल कर सकता है और मुझे व्हाट्सएप कर सकता है। जो भी मदद हो सकेगी, जो भी आपकी तरफ से सहयोग मैं कर सकूँगा, मैं जरूर करूँगा। धन्यवाद। जी इधर देखिए, सामने इधर देख लीजिए। इधर देखो। मैं भी आ जाता हूँ भाई। हेलो जी। जी इधर देखिए। क्लास पेरेंट्स होते हैं और पेरेंट्स और बच्चों की उपस्थिति में हम काउंसलिंग करें तो मेरे ख्याल से वो बेहतर काउंसलिंग होगी। तो चूंकि यहाँ उल्टा हो गया है, पेरेंट्स मौजूद हैं, बच्चे कम हैं, तो यहाँ बच्चों को ध्यान में रखते हुए मैं पेरेंट्स से आग्रह करूँगा, उनके माता पिता जो भी हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा चिंतित वही रहते हैं कि मेरा बच्चा क्या करेगा या कैसे पढ़ेगा। तो उनके लिए यही है, अपने वक्तव्य को थोड़ा चेंज कर दिया है, पर बच्चों को ना बोल करके पेरेंट्स को ध्यान में रख करके अपनी बातें रखूँगा। बात यह है कि जब बच्चों को हम पढ़ने के लिए बोलते हैं और उनके ऊपर दबाव डालते हैं, तो सबसे पहले बात तो यह है कि बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं, बच्चों को सीखने के लिए बोलते हैं। बच्चे जो पढ़ते हैं वो पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, आज कल शिक्षा ग्रहण करने के लिए पढ़ते हैं, लेकिन आज के डेट में सभी स्थितियां बदल गई हैं। आज सामान्य वर्ग का स्टूडेंट भी माता पिता के लिए ऐसा होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करना सबके बस की बात नहीं होती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब वे रोजगार के बारे में जब जाते हैं या रोजगार के फील्ड में जाते हैं तो अंकों से ज़्यादा उनने क्या सीखा इस पर ज़्यादा तरजीह दी जाती है। यहाँ पर बात थोड़ी समझने वाली है। हम बच्चों से कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्ति कीजिए, आप बच्चों से कहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सीखिए, स्किल प्राप्त कीजिए, कौशल प्राप्त कीजिए। वे जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस पर तन मन धन से प्रयास कीजिए और उस क्षेत्र को चयन कीजिए जो उसका इंटरेस्ट है। हम कहते हैं कि बच्चे तुमने कम नंबर कैसे लाया, कम नंबर क्यों लाया? आप अपने विषय का, अपने प्री सब्जेक्ट को जब चूज करोगे तो कम नंबर तो आएंगे ही। माँ बाप के दबाव में बच्चे कम नंबर लाते हैं, कम नंबर गलत विषय चयन करके लाते हैं। दूसरी चीज, हर बच्चा IAS बने, हर बच्चा बहुत बड़े पद पर आए, ऐसा संभव नहीं। इसके लिए एक तंत्र है। एक तंत्र ऐसा होता है, मैं यहाँ बताऊँ तो आप थोड़ा इमेजिनेशन करें। एक पिरामिड होता है, पिरामिड में नीचे का बेस जो होता है चौड़ा होता है, उसके बाद बेस के ऊपर जैसे जाते हैं जगह कम होते जाती है, होते जाती है। जो टॉप की जगह होती है उसका स्पेस कम होता है। तो जितनी बड़ी नौकरियों के लिए आप प्रयास करेंगे उसकी संख्या कम होगी, और जितनी बेसिक चीजें होंगी
नौकरियां होंगी जो कम शिक्षा पर माने कम सर्टिफिकेट्स पर प्राप्त की जाती है, जैसे 12th पर या ग्रेजुएशन लेवल पर, उनकी संख्या ज़्यादा होगी। तो हमें ऐसे विषय का चयन करना चाहिए हमारी योग्यता के हिसाब से, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी की संभावना है। हमें अपनी क्षमताओं से हट करके ऐसे विषय को या ऐसे जॉब की तरफ नहीं देखना चाहिए जिसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा करने के बाद भी उसमें हमारी शक्ति कम है। तो यहाँ पर बच्चों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चे जब भी कोई चीज़ की मेहनत करें तो पहले ध्यान रखें कि आप किस क्षेत्र का चयन करना चाहते हैं। अब रही बात कि बच्चे 12वीं करने के बाद क्या कर सकते हैं, कॉलेज करने के बाद क्या कर सकते हैं, ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद क्या कर सकते हैं। आजकल का जो मीडिया है इतना ज़्यादा प्रभावशाली हो गया है कि बच्चे जब इस चीज़ के बारे में ढूंढते हैं कि क्या करना है, उनके पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, लेकिन वे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सही ऑप्शन क्या है। यहाँ पर आप सही व्यक्ति का चयन करें जो आपको मार्गदर्शन दे सके और आपको सही बातें बता सके। बच्चों, जैसे कि परंपरागत तरीके से हम जानते हैं कि कोई बच्चा आर्ट्स जो लेता है वो हमारे लिए देखते हैं कि वो शिक्षा के क्षेत्र से आर्ट्स ग्रुप में लेकर के टीचिंग जॉब में जाता है। साइंस का बच्चा मेडिकल में जाता है और मैथ्स का बच्चा इंजीनियरिंग में जाता है। इसके अलावा भी बहुत क्षेत्र हैं जहाँ से बच्चे अपना करियर बना सकते हैं। जैसे कि कोई बच्चा बायो के क्षेत्र का है, वह बच्चा डायलिसिस टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, ऐसे कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर अपनी स्किल को आगे बढ़ा करके अपना करियर बना सकता है। तो मुझे यहाँ बताने के लिए बड़ा गर्व हो रहा है कि बच्चे कंफ्यूज न हो। आप अपनी क्षमताओं को जानें और अपनी क्षमताओं के आधार पर अपने विषय का चयन करें और अपने करियर का चुनाव करें। बेवजह बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पाल करके ऐसे क्षेत्र का चयन न करें जिसको पाना आपके लिए असंभव है। हाँ, यदि आपका बेस अगर बन गया, आपने किसी एक चीज़ को पा लिया, आपका आधार बन गया, उसके बाद फिर आप आगे की तैयारी कर सकते हैं। किसी कोने में यदि आपको ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ नहीं और कहीं होना चाहिए था, तो आज के आधारभूत दौर में आप पहले अपना बेस तैयार कीजिए और फिर वहाँ से आगे बढ़िए। तो मैं यही हिदायत दूंगा मम्मी पापाओं से, क्योंकि हम बच्चे बैठे नहीं हैं, बच्चे बैठे होते तो मैं और किसी तरीके से बात करता। आप बच्चों का प्रेशर न डालें, बच्चों को अपनी तरह से आगे बढ़ने दें और उन्हें स्पेस दें, उन्हें पढ़ने का मौका दें, उन पर विश्वास रखें, उन्हें एक सही गाइडेंस दें। मैं अपनी बात चंद पंक्तियों के साथ विराम करना चाहूँगा। उन्हें धन्यवाद। बालाघाट उनके पुत्र श्री नरेश्वर जी, श्री राजू सोनपुरे जी, श्री योगेश कुमारी जी, श्री महेंद्र चोरे जी। आपके लिए और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने तो सुनी ध्यान से, लेकिन मेरा ध्यान उधर भी था। उसके अलावा जो भी गाइडेंस मिला वो बहुत एकदम
यहाँ देखने में आया मुझे एक चीज़ ये घटी कि छत्तीसगढ़ के ही कुछ लोग यहाँ पे मौजूद नहीं है, जिनसे हम बाद में सवाल तो करेंगे, लेकिन उनको यहाँ आना चाहिए था। यहाँ फोटो लगी हुई उनकी, लेकिन वो उपस्थित नहीं है। कुछ ग्रुप पे अभी भी उनके कुछ कमेंट्स आते हैं, वो नहीं आने चाहिए। पिछले बार छत्तीसगढ़ का जो कार्यक्रम था उसमें जो भी उथल पुथल हुई था, वो जो उसकी जो प्रतिमा बनी वो अच्छी नहीं बनी, लेकिन आज की प्रतिमा वो जो बनी थी वो धुल गई है। आपका जो काम रहा आपने नई चीज की नींव रखी, जिसमें मैं एक्चुअली अपने भाषण में जाऊँगा। आज जो नींव रखी है छत्तीसगढ़ समाज जो प्रांत की तरफ से जो ये लोगों ने नींव रखी है, इनको जो कमिटी थी इन्हें फाइनल कॉर्ड को काम करेगा। मुझे पूरा कार्यक्रम इनके बेस पे खड़ा हो, अच्छे से अच्छा कार्यक्रम हो। और मुझे 75 जो चुने ही हैं अच्छे चुने, कुछ कम थे कुछ ज़्यादा थे, बट वो बेसिकली जो 75 को आना था वो बहुत अच्छे थे। जो बाद में बढ़ना चाहिए, इसमें व्हाट्सएप पे भी आ रहा होगा, हमें बोले थे कि जो चल रहा है चलन जो एटलीस्ट तुम सपोर्ट नहीं कर सको तो अपोज में पड़ेगा। तो संतोष को मौका है कि जो चल रहा है वो ध्यान से सुनो, तुम ध्यान से सुनोगे। अब अगर ध्यान से सुनने की आदत होगी तो जैसा अपन नेता चुनते हैं वैसा अपन समाज में लोगों को भी चुन सकते। अच्छे लोग व्हाट्सएप पे डालता ना लिखता ना, थोड़ा सोच समझ के लिखो, मुझे भावनात्मक मत लिखो। तुम अगर वहाँ लिख रहे हो तो तुम प्रतिनिधियों कहेंगे तो तुमको समतल होकर लिखना है, ऐसा नहीं कि बायस होकर या एक कोई तरफा नहीं लिखना है। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं। बच्चे ने भी बहुत अच्छा काम करे हैं। आज जो कई सारे तो 90 के अबो वाले भी थे, कुछ 70-60 वाले भी लड़का बचा था, एटलीस्ट पे बूस्ट होने के कि भैया अपने समाज में कुछ हो रहा है। इनको आज मिला तो कल आज 75 मिले, अगले साल हो सकते हैं कि पूरे तीनों प्रांतों वाले सोचेंगे कि नहीं वहाँ पे छत्तीसगढ़ में महाराष्ट्र के बच्चों को योग हो, मध्य प्रदेश के बच्चों में यहाँ पे समान हो, तो नेक्स्ट ईयर 150-200 के बच्चों भी ये में आएंगे। तो योग आएगा अभी अगर उनको तो इंक्रीजिंग लेवल में होंगे, तो योग होना चाहिए। जैसे समाज जोड़ने को तीनों स्टेट के जगह लोग एक जगह के जोड़ेंगे, तो योग फक्त एक तो है सब जे भी जगह काम हो रहा है वहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो गाड़ी कर रहे हैं अपनी भाषा में बोल रहे हैं, तो ये लोग तुम सुनो, उनको साइड कर रहे हो, बाकी जो एक साथ हम लोग चिपक गए उनको मत छोड़ो। बाकी यहाँ पे जो बैठे हैं ये सब सीनियर लोग जो है, ये सब आदर्श है। आज हम इनके साथ बैठ रहे हैं। आज इतने बच्चों को हमने कभी 90% और 80% हमने नहीं कमाया, हमारे यहाँ से जो पुरस्कार है तो थोड़ा अच्छा है। बाकी ज़्यादा टाइम नहीं लेना, कारण मेरे ख्याल से हमारी 6 बजे की ट्रेन है। आप लोग यहाँ पे आए और कुछ लोगों को जाने की जल्दी हो गई है, कोई बाय कर रहा है। बहुत अच्छा कार्यक्रम हो और स्क्रूटिनी कमेटी हो जाती है, हमारी स्क्रीनिंग कमेटी इन्हें सबसे अच्छा काम करी है। बाकी काम सब अच्छा हो गए, बहुत मेहनत लगी है और सब काबिल तारीफ है। और सबको मैं मेरे तरफ से महाराष्ट्र समिति के तरफ से सबको शुभकामनाएं और आपका बहुत बहुत आदर, नमन, साधुवाद। आपने हमारी आँख खोली, आपने हमें एनर्जाइज किया, हम लोग को उठाया और हमारे द्वारा दिए गए प्रयासों को सराहा। अब मैं थोड़ा छत्तीसगढ़ी भी बोल देता हूँ, क्योंकि छत्तीसगढ़ का खाया हूँ, छत्तीसगढ़ में बना हूँ और ये अच्छी बात है कि मुझे सब छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज अपनी अच्छी बात हमारी हिंदी और थोड़ी इंग्लिश भी आ जाती है। तो मैं ये कहा था कि जो भी काम होते ये इतना ऊंचाई प्रदर्शित करता कि एक बाद में जो भी कार्यक्रम हुई तेरा हम उधर से ऊंचा बढ़ाए। आज हम जो काम करें हम एक ऊंचाई दे, अब एक जिन भी काम होते ये काम ना देखिए कि एक से अच्छा कर रहा है, जिन भी बुराई हुई जिन भी अच्छाई हुई ओखर आगे तो व्हाट्सएप पे चलते हुए, लेकिन जिन काम अब होगी हमारे काम का देख के एक अच्छा शब्द और जिन भी करेगा व्यक्ति है चाहे कोई भी हो हमारे समाज के अपने से व्यक्ति है इधर से बदमान में हम एक दुविधा पालन नहीं कि काम का होते काम ये होते कि बड़े होते कि नहीं होते ये चीज कर देते हैं।
करण के लाने में अपने समाज के बड़े बुजुर्ग थे, यहाँ बड़े आदर के साथ आमंत्रित करण को प्रयास कर रहा हूँ। और बड़े ही आदर के साथ मैं बाबूजी श्रीमान रमेश जी बंडरे को बड़े सम्मान और आदर के साथ यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगा और आशीर्वचन रूप में हम सबको संबोधित करें और हम सबका उत्साहवर्धन करें, ताकि आगे हम इस काम को बहुत अच्छे से और बहुत उत्साह के साथ आगे बढ़ाएं। ऐसे कुछ आशीर्वचन शब्दों के साथ मैं उन्हें यहाँ बुलाना चाहूँगा। मैंने यही इस मंच से अपने वक्तव्य में कहा था कि छिपा समाज को अगर तरक्की के रास्ते पर ले जाना है तो हमको संपूर्ण छिपा समाज को अपनी सोच में परिवर्तन लाना पड़ेगा। जो आज तक चले आ रहा है, सदियों से चले आ रहा है, एक ही नींव पर हम चले जा रहे हैं, इसको बदलना पड़ेगा। समय परिवर्तन मांगता है, समय बदलाव मांगता है। सारी दुनिया में बदलाव आ रहा है, तो हमारे समाज में कैसे बदलाव आएगा? बदलाव के लिए हमको अपने दृष्टिकोण को चेंज करना पड़ेगा, अपने विचारों को चेंज करना पड़ेगा, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। हमारे साथ में कृपया करके महिलाएं थोड़ा सा साथ रहें। जो वर्षों से हमारे समाज में एक नकारात्मक सोच चली आ रही है, बैठक में आते नहीं, चंदा मांगो तो देते नहीं, कोई कार्यक्रम करो तो पूरे उपस्थित होते हैं। ये कब तक चलेगा? और इसी का परिणाम है कि हम आगे अन्य समाज के साथ में, अपने देश के साथ में कदम से कदम मिला करके हम नहीं चल पा रहे। यहां पर भी देख लीजिए, पूरे छत्तीसगढ़ को आह्वान किया था उपस्थित होने के लिए, निवेदन किया था, आग्रह किया था, भिलाई के परिवार में भी आया। ये कब तक चलेगा? हो सकता है मेरी विचारधारा, आपकी विचारधारा में कोई अंतर होगा, होना भी चाहिए। मैं तो बोलता हूँ होना भी चाहिए, मतभेद हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं। बैठिए साथ में, किसी भी समस्या पर, किसी भी सोच पर बैठ करके चर्चा करिए और बहुमत से जो निर्णय होता है उसको लागू करिए। केवल अपनी जिद करना, हट करना, वर्चस्व की लड़ाई करना, नकारात्मक सोच पैदा करना, ये नहीं चलेगा। और जब तक ये सब हमारे बीच में, हमारे दिलों में बसा हुआ है, जब तक ये नहीं निकलेगा, तब तक संपूर्ण समाज का सर्वांगीण विकास असंभव है। मैं और मेरे उम्र के लोग आज 50 साल से हम केवल यही करते चले आ रहे हैं कि आइए साथ में बैठिए, बैठकर के हम कार्यक्रम बनाते हैं, बैठकर के हम समाज के बारे में सोचते हैं। जो भी समस्या है दुनिया में, ऐसी कोई समस्या नहीं है जो बैठ करके हल नहीं हो सकती है। युद्ध से विनाश होता है, झगड़े से विनाश होता है, और साथ में बैठने से विकास होता है। या इतनी सी बातों को हमें समझ रहे हैं। दुनिया में बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। एक समय था जब जर्मनी 2 टुकड़ों में बढ़ गया था, लेकिन एक समय आया कि वही पूर्वी और पश्चिम जर्मनी अपनी दीवार को गिरा करके एक हो गया। हिटलर ने दुनिया को तानाशाह कर, उसने सोचा कि मैं अपने दिमाग से, अपने बल पर सारी दुनिया में राज करूंगा। उसकी सोच में मैं भी समझ पड़ा हूं, क्या हुआ? आत्महत्या करने वाला पड़ा,
यही मेरी और मेरे उम्र के जितने भी लोग हैं, हम 50 सालों से यही बात कहते चले आ रहे हैं। मेरे समाज के लोगों, आज यहाँ पर हालांकि छोटी संख्या में है, लेकिन तीनों प्रांत के लोग बैठे हुए हैं, जहाँ पर कि हमारा समाज 99% करता है। आपके माध्यम से पूरे समाज से आग्रह करता हूँ मैं कि जुड़ना सीखिए, जोड़ना सीखिए, योग करना सीखिए, तोड़ना मत सीखिए, तोड़ने की कोशिश मत करिए। नकारात्मक सोच को छोड़िए, सकारात्मक सोच पर आइए, आगे बढ़िए। ये जो बच्चे आज 90%, 80% कितनी खुशी होती है। एक समय था कि हमारे समाज में वो 15 साल का बच्चा, पहले तो नहीं करते थे क्या, बाप को पता चलता है मैं साइकिल में रख करता था। हमने देखा वो 14 साल का 15 साल का बच्चा अकेला साइकिल में गठरी बांध करके और अकेला घूम करके टीवी लगा करके और खा करके अपना परिवार चला लेता था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मेरे समाज में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। एक 14 साल का बच्चा जो भगवान की हुआ पूरी तरह से अपने बल पर अकेला जाकर के और 4 पैसा कमा करके ला करके अपने परिवार को चला लेता था। हमारे समाज में इतने चालाक, इतने होशियार बच्चे हैं, नौजवान हैं, सुंदर हैं, बेहतरीन बच्चे हैं, नहीं एक से एक सुंदर बच्चे हैं, एक से एक सुंदर लड़कियां, किसी समाज से हम कम नहीं। ये दीन भावना निकालना है और सबको। अभी मैं जुड़े डॉक्टर वाले में एक बहुत ही गहरी बात कहा कि हमको अपनी भाषा पर गौर करना चाहिए। मैं इस सोच में क्या है, इस थीम में क्या है, इस विचारधारा में क्या है? इस विचारधारा में यह है कि मैं एक अपने समाज से एक व्यक्ति हूं और मुझ में जो कुछ भी है, बोली, भाषा, रहन सहन, काम पान, आचार विचार, मर्यादा, अनुशासन, जो कुछ भी है ये मेरे समाज की देन है। और जो मुझे समाज ने दिया है उसका मुझे आदर करना चाहिए, उसको सम्मान करना चाहिए, उसको दिल की गहराइयों से अपनाना चाहिए। जब तक हम अपने परिवार का और उसके बाद अपने समाज का आदर नहीं करेंगे, सम्मान नहीं करेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। अक्सर सुनने को मिलता है हमारे समाज ने क्या किया है, डॉक्टर नहीं है समाज, हमको समाज का मतलब नहीं है। कुछ इस तरह के लोग हमारे समाज में हैं और इस विचारधारा को फैलाते हैं। मेरे समाज के लोगों, मेरे में और आप सब में, संपूर्ण समाज में, इस शरीर के अंदर जितना ब्लड है ना, ये ब्लड सीता समाज की खेल है। ये एक ही ब्लड है जो मुझमें और आपके सब में वही पावर आता है और उस ब्लड में समझना सारी परंपराएं, सारे रीति रिवाज उसी का समाज में। इसको समझिए, ये बहुत गहरी चीज है। दुनिया के तमाम नेता अपने देश के बारे में बोलते हैं। देश क्या है? वो भी एक संघ है। राज्य क्या है? वो भी एक संघ है। समाज क्या है? वो भी एक संघ है। तो समाज से प्रेम करना सीखिए, समाज पर आश्रित होना सीखिए, समाज को अपना समझिए। जब तक ऐसा नहीं होगा, जब तक ये दृष्टिकोण चेंज नहीं होगा, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। इस समय आपको मैं एक अंतर समझाता हूं। अक्सर जो देखने में आता है, अक्सर देखने में आता है, मर्यादा का अंतर। एक बार जब अचानक अपने से बड़े लोगों से मिलता
ध्यान दिया है? उसके हाथ घुटने तक भी नहीं काटे। और वो दादा या वो चाचा वो या अंकल वो क्या करते हैं? ये जो दोनों तरफ से जो लापरवाही हो रही है, इसको समझने की जरूरत है। मैंने कई बार व्यक्तिगत तौर पर बोला है, आज यहाँ समाज के सामने मैं बोल रहा हूँ, किसी भी बालक को ये प्रत्येक परिवार के पालक अभिभावक जो भी हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। केवल स्कूली शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा, इंजीनियरिंग की शिक्षा, बीटीएस की शिक्षा, बीएससी की शिक्षा, ये ठीक है, ये तरक्की का एक साधन है। लेकिन दूसरा साधन जो महत्वपूर्ण है पूरे समाज के विकास के लिए, वो है नैतिक शिक्षा, वो है मर्यादा की शिक्षा, वो है परंपरा का पालन करना, नियमों का पालन करना। जहां हम पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जा रहे हैं और हमें अपनी संस्कृति को भुलाना शुरू कर रहे हैं। वो जो बालक, आज से मैं ये चाहता हूँ, वो बालक जो पैर पड़ता है उसको सिखाइए, माँ बाप सिखाएं कि बेटा पैर तुम्हें नीचे में पैरों को छू कर पाए, 3 बार कम से कम छू पाए, और हम तुम्हें आशीर्वाद देंगे। अगर भावना नहीं आएगी तो मेरा ये निवेदन है, स्कूली कॉलेज शिक्षा के साथ ही साथ हम नैतिक शिक्षा, परंपरा, रीति रिवाज, मर्यादा, अनुशासन की शिक्षा भी अपने बच्चों को दें। यही सब कुछ चला, बहुत समय हो गया है। मेरे साथ में इसके संबंध में गहन विचार विमर्श करके और जितना अच्छा हो सके उतना अच्छे अच्छे कार्यक्रम को संपादित करेंगे। हमारे भैया सुरेश जी नागपुर ने बहुत अच्छी बात बताई कि जब कोई लोग अच्छे काम करते हैं तो उसको कार्य करने वाले लोग। एक कहानी याद आती है मुझे। एक बार जंगल में बहुत भारी वर्षा हुई, एक पेड़ के ऊपर कुछ बंदर बैठे थे और वहीं चिड़िया का घोंसला रहा। वो चिड़िया अपने घोंसले में सुरक्षित थी और बंदर भीग रहे थे पानी में और कांप रहे थे ठंड में। चिड़ियों ने उनसे कहा कि देखो तुम्हारे हाथ पैर अच्छे हैं, बड़े बड़े हैं, उड़ सकते हो, दौड़ सकते हो, पर तुम अपना घर नहीं बनाते और हमने अपनी छोटी सी चोंच से अपने आशियाना बना लिया, अपना घर बना लिया, तुम्हारा सुरक्षित। बंदरों को वो छोटी छोटी चिड़िया की बात खराब लगी, बहुत खराब लगी और बंदरों ने उसके घोंसला तोड़ दिया, उनके अंडे फेंक दिए, उनको बेघर कर दिया। तो इस तरह के लोग आज मन से अच्छी बातें कही गई, हो सकता है कई लोगों को इसमें ऐसा लगा हो कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कृपया बंदर की आदत मत रखिए, घोंसला तोड़ने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप अपनी चोट से कुछ जमा कर सकते हैं तो जरूर करिए, सहयोग करिए समाज को, समाज आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं श्री कीर्तन लाल जी चूरे, हमारे विशेष अतिथि, उनको आमंत्रित करूंगा अपने 2 शब्द।
इस कार्यक्रम के यश के वो पूर्णतः हकदार है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। सब साथ में आ जाइए, सब साथ में पूरा एक ग्रुप, पूरा एक ग्रुप आ जाइए, पूरा साथ में। इस नई सोच के लिए और सबको साथ में लेकर चलने के लिए विनोद बरगजे जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे आ जाइए। हम समाज के सभी युवा साथी उन्हें आश्वस्त करते हैं कि जब इस प्रकार सामाजिक काम इधर देखिए सामने। एक बात कहना चाहूँगी कि मेहनत जो होती है वो लगन और मेहनत जो होती है वो रंग जरूर लाती है। बस वही करो